नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल टेक्निकल अंसा में। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों के सामने एक और न्यू क्लिनिकल पैथोलॉजी की क्लास लेके हाजिर हो चुके हैं। अब दोस्तों, आप लोगों को पता है कि हर रोज़ आपकी एक क्लिनिकल पैथो की क्लास लगती है और उसके अंदर अपना जो टॉपिक चल रहा है, जो चैप्टर चल रहा है, वो चल रहा है यूरिन एग्जामिनेशन। तो दोस्तों, अधिकांशतः जो चैप्टर है अपन लोगों ने कवर कर लिया है और बिल्कुल अभी जो अपन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं यूरिन का केमिकल एग्जामिनेशन। जी हाँ दोस्तों, यूरिन का केमिकल एग्जामिनेशन पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल उसी टॉपिक को अपन आगे बढ़ाएंगे। और दोस्तों, जो कल की क्लास रही थी उसके अंदर अपन लोगों ने जो पढ़ा था सबसे लास्ट में, वो पढ़ा था प्रोटीनूरिया। ठीक है, प्रोटीनूरिया पढ़ा था। प्रोटीनूरिया के अंदर मैंने आपको 5 तरीके के प्रोटीनूरिया के प्रकार बताए थे। ठीक है, अगर उसके अंदर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो बिल्कुल पूछ सकते हो। प्रोटीनूरिया यानी कि प्रोटीन का केमिकल एग्जामिनेशन कल फिनिश हो चुका है, समाप्त हो चुका है। देखो, केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन जब अपन लोगों ने स्टार्ट किया था उसके अंदर सबसे पहला ही जो स्टार्ट किया था वो था प्रोटीन का केमिकल एग्जामिनेशन। वो समाप्त हो चुका है। उसके अंदर मैंने 2 टेस्ट आप लोगों को पढ़ाए थे। याद रखना है, प्रोटीन से रिलेटेड जो टेस्ट किए जाते हैं, पहला टेस्ट है सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट, दूसरा है हीट एंड एसिडिक एसिड टेस्ट जिसको बॉइलिंग टेस्ट भी बोला था। उसके बाद में अपन लोगों ने प्रोटीनूरिया के प्रकार पढ़े थे, प्रोटीनूरिया के कोज पढ़े थे। 5 प्रकार थे, उनको कोज भी बोल सकते हो, तो वो अपन लोगों ने पढ़े थे। और इस तरीके से अपना केमिकल एग्जामिनेशन के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट था वो था प्रोटीन का केमिकल एग्जामिनेशन। वो खत्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है। आज अपन स्टार्ट करेंगे ग्लूकोज का केमिकल एग्जामिनेशन। क्या स्टार्ट करेंगे? ग्लूकोज का केमिकल एग्जामिनेशन। ग्लूकोज को केमिकली कैसे एग्जामिन किया जाता है, ठीक है, वो अपन देखेंगे। और दोस्तों, अपन पता लगाएंगे कि जो यूरिन का सैंपल है उस सैंपल के अंदर ग्लूकोज अवेलेबल है या नहीं है। क्योंकि जो ग्लूकोज का केमिकल एग्जामिनेशन अपन पढ़ेंगे वो अपन किसके अंदर पढ़ रहे हैं, वो यूरिन का केमिकल एग्जामिनेशन है उसके अंदर अपन पढ़ रहे हैं। तो स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे प्रेस कर लो, ऑल के बटन पर सेलेक्ट कर लो, ताकि इसी प्रकार आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचे और तुम्हारे को सही, सटीक और जेन्युइन जानकारी देखने को मिले। ठीक है, तो कर लो। अब फिर अपन स्टार्ट करते हैं, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालोगे आज यूरिन का जो केमिकल एग्जामिनेशन है उसके अंदर अपन पढ़ रहे हैं। आज अपन स्टार्ट करेंगे ग्लूकोज का केमिकल एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले आपको जो मेन हेडिंग है वो आप लोगों को पता होगा वैसे तो, और नहीं पता तो दोबारा से लिख लो। देखो, पता रखा करो क्योंकि ऐसे काम नहीं चलेगा। पढ़ाई करा करो, नोट्स बनाया करो अच्छे से, ठीक है। देखो, आपका जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है यूरिन एग्जामिनेशन। क्या है? यूरिन एग्जामिनेशन या यूरिन एनालिसिस बोल दो, ठीक है। यह चैप्टर है, इसके अंदर अपन पढ़ रहे हैं केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। और इसके अंदर अपन क्या पढ़ रहे हैं? 2 नंबर वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं। आज अपन उसको स्टार्ट करेंगे, वो है ग्लूकोज का केमिकल एग्जामिनेशन। क्या स्टार्ट करेंगे आज अपन? ग्लूकोज का केमिकल एग्जामिनेशन। ग्लूकोज का केमिकल एग्जामिनेशन, ग्लूकोज का केमिकल एग्जामिनेशन आज स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले जो पहला था वो था प्रोटीन का केमिकल एग्जामिनेशन। क्या था? प्रोटीन का केमिकल एग्जामिनेशन। ये अपन लोगों ने पढ़ लिया है, कंप्लीट कर लिया है। आज ये स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल सबसे पहले हेडिंग डालेंगे ग्लूकोज का केमिकल एग्जामिनेशन। तो देखो, ग्लूकोज का केमिकल एग्जामिनेशन के अंदर जो टेस्ट है उन टेस्टों को पढ़ने से पहले सबसे पहले इसकी भूमिका पढ़ते हैं कि ग्लूकोज कितना नॉर्मल अमाउंट में आना चाहिए, टेस्ट कब कब हो जाना चाहिए, कितने टाइम में हो जाना चाहिए, है ना। और ये ग्लूकोज का जो टेस्ट है ये क्यों किया जाता है, किस टाइम पे ज़्यादा जरूरी होता है, कौन सा पेशेंट के किया जाता है। तो नॉर्मल चीज़ें पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन टेस्ट पढ़ेंगे।
और इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट रहने वाला है वो है बेनेडिक्ट टेस्ट। क्या है? बेनेडिक्ट टेस्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा गला प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना। हेडिंग डाल लो अब तुम लोग ग्लूकोज का केमिकल एग्जामिनेशन डाल लो, केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ ग्लूकोज। हेडिंग डाल लो केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ ग्लूकोज की ग्लूकोज का केमिकल एग्जामिनेशन अपन पढ़ रहे हैं। 2 नंबर का ये पॉइंट है। पहला अपन ने पढ़ लिया है प्रोटीन का केमिकल एग्जामिनेशन। देखो ग्लूकोज का केमिकल एग्जामिनेशन अपन स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करने से पहले अपन इसके टेस्टों को पढ़ने से पहले अपन क्या करेंगे, थोड़ी सी इसकी भूमिका समझेंगे कि ग्लूकोज का केमिकल एग्जामिनेशन क्यों किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, और इसके अलावा कौन कौन से पेशेंटों के अंदर अनुमानित ये ग्लूकोज का केमिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, वो अपन पढ़ेंगे। और ये भी देखेंगे कि ये एग्जामिनेशन कितने टाइम पीरियड के दौरान पूरा हो जाना चाहिए, इसका कलेक्शन वगैरह, ये सब चीज़ें अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, जो ग्लूकोज है बिल्कुल लिखते हुए चलना है, मैं लिखवा दूंगा तुम्हारे को, या फिर एक काम करो तुम समझ लो, तुम खुद अपने आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, मैं तुम्हारे को समझा देता हूं क्या होता है क्या नहीं होता है। और बाकी टेस्ट को तो मैं खुद ही लिखवा दूंगा। देखो अगर अपने को ये पता करना हो, जैसे मान लेते हैं कि अपने पास में ये क्या है, ये यूरिन है। क्या है ये? अपन मान लेते हैं कि भैया ये अपने पास में क्या है, ये अपने पास में यूरिन का सैंपल है। क्या है? ये अपने पास में यूरिन का सैंपल है। क्या है? यूरिन का सैंपल है। अब अपने को बोल दिया कि आप इसका केमिकल एग्जामिनेशन करो और इसके अंदर पता करो कि इसके अंदर ग्लूकोज अवेलेबल है या नहीं है, आप ये पता करो इसके अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है या नहीं है। तो किस तरीके से करेंगे, क्या करेंगे? देखो सबसे पहले तो क्या करेंगे, सबसे पहली ही बात याद रखो, पॉइंट वाइज यहां पे नंबर लगाता रहता हूं मैं और याद रख लेना उसको। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ही अपने पास में सैंपल आता है तो इस सैंपल की जो टेस्टिंग है, इस सैंपल का जो टेस्ट अपने को लगाना है वो टेस्ट 2 घंटे के 2 आवर के दौरान हो जाना चाहिए। 2 घंटे के दौरान ये टेस्ट हो जाना चाहिए। अब अगर आप 2 घंटे के दौरान ये टेस्ट नहीं लगाते हो तो क्या हो जाएगा? देखो ये यूरिन का सैंपल है, इस यूरिन के सैंपल के अंदर क्या होती है आप लोगों को पता है, क्या होती है? ग्लूकोज होती है। अब ग्लूकोज अपने को ये तो पता करना है भैया ग्लूकोज है या नहीं है, ये तो टेस्ट इसके लिए ही अपन लगा रहे हैं। पर अपन नॉर्मली ऐसा सोच रहे हैं कि भैया चलो मान लेते हैं ग्लूकोज है या नहीं है, ये अपने को पता नहीं है, क्योंकि यही तो अपने को पता करना है वैसे ग्लूकोज है या नहीं है। तो इस सैंपल का अगर अपन टेस्ट 2 घंटे के अंदर अगर नहीं लगाएंगे और अपन ये मान लेते हैं कि चलो अपन मानते हैं कि इसके अंदर अगर ग्लूकोज होगी तो उस ग्लूकोज का क्या होने लग जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस होने लग जाएगा। क्योंकि 2 घंटे से ज्यादा अगर यूरिन का सैंपल पड़ा रहेगा, अपन उसका टेस्ट नहीं लगाएंगे तो उसका ग्लाइकोलाइसिस होने लग जाएगा। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस का सीधा सा मतलब होता है ग्लूकोज का टूटना या फिर ग्लूकोज का डिक्रीज होना। क्या होगा? ग्लूकोज का टूटना या फिर जो ग्लूकोज है उसका डिक्रीज होना। तो इसके अंदर 2 घंटे के अंदर अगर इसका टेस्ट नहीं करेंगे भैया इस यूरिन का सैंपल का, तो इसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस होने लग जाएगा, जिससे इसके अंदर जो ग्लूकोज होगी वो डिक्रीज हो जाएगी या टूट जाएगी। और उसके बाद में जब अपन ग्लूकोज से रिलेटेड इसका टेस्ट लगाएंगे, बेनेडिक्ट टेस्ट मान लो चाहे कोई सा भी टेस्ट मान लो, तो उसके अंदर जो रिजल्ट होंगे वो सही नहीं आएंगे। तो सबसे पहले पॉइंट में मैंने आपको क्या बताया कि जो भी अपने पास में सैंपल है, स्पेसिमेन है, उसका टेस्ट 2 घंटे के दौरान हो जाना चाहिए। किसी भी हालत में 2 घंटे के दौरान हो जाना चाहिए। जैसे ये सैंपल है अपने पास में, इसमें अपने को पता करना है कि ग्लूकोज अवेलेबल है या नहीं है, टेस्ट लगाना है। आपने को बोल दिया कि इसके अंदर आप बेनेडिक्ट टेस्ट लगाओ और बेनेडिक्ट टेस्ट के माध्यम से पता करो कि इसके अंदर ग्लूकोज अवेलेबल है या नहीं है, और अपने पास में ये सैंपल आ गया। अब इस सैंपल का 2 घंटे के अंदर क्या हो जाना चाहिए, टेस्ट लग जाना चाहिए। टेस्ट नहीं लगेगा तो क्या होगा, अगर इसके अंदर ग्लूकोज हो भी अवेलेबल, मान लेते हैं कि इसके अंदर चलो ग्लूकोज अवेलेबल है, अपन एक अनुमानित मान लेते हैं,
तो भैया 2 घंटे से ज्यादा अगर इसको रख लोगे तो उसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस होने लग जाएगा। ग्लाइकोलाइसिस का सीधा सा मतलब क्या है, देख लो यहां पे ग्लाइकोलाइसिस। देखो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज होती है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होने लग जाता है, ग्लूकोज टूटने लग जाती है, ग्लूकोज डिक्रीज होने लग जाती है। तो भैया अगर 2 घंटे से ज्यादा इस सैंपल को रख लिया तो ग्लूकोज तो इसके अंदर अगर हो भी गई, अगर ऐसे मान लेते हैं कि ग्लूकोज हो गई इसके अंदर, तो भैया वो तो टूट जाएगी, वो तो डिक्रीज हो जाएगी, उसका तो मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। तो फिर क्या अपन उसका ग्लूकोज से रिलेटेड जो टेस्ट है, जो बेनेडिक्ट टेस्ट है वो लगाएंगे, तो क्या उसके अंदर अपन ग्लूकोज को डिटेक्ट कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे ना, जो रिजल्ट आएगा वो सही नहीं आएगा ना। तो सबसे पहला पॉइंट ये आप लोगों को लिखना है, क्या लिखना है कि जो यूरिन का सैंपल है, क्या लिखना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से लिखना है, समझ लो, सुन लो, क्या लिखना है कि ग्लूकोज के लिए यूरिन का केमिकल एग्जामिनेशन, ग्लूकोज के लिए यूरिन का केमिकल परीक्षण या केमिकल एग्जामिनेशन कलेक्शन के 2 घंटे के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। क्यों? अगर 2 घंटे के अंदर नहीं हो पाता टेस्ट तो यूरिन के अंदर ग्लाइकोलाइसिस होने लग जाता है, यानी ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होने लग जाता है। क्या हो जाने लग जाता है? ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हो जाने लग जाता है। तो ये चीज अपने को लिखनी है पहले पॉइंट में, ठीक है, समझ में आ गई। तो यूरिन जो स्पेसिमेन है, उसका सैंपल है, उसका जो भी टेस्ट है 2 घंटे के अंदर कर लो, ताकि चाहे ग्लूकोज से रिलेटेड टेस्ट लगाना हो, चाहे प्रोटीन से रिलेटेड टेस्ट लगाना हो, ताकि उसका रिजल्ट सही आए, रिजल्ट एक्यूरेट आए, है ना। क्योंकि टाइम के बाद में अगर टेस्ट लगाओगे तो भैया वो चीजें फिर उसके अंदर बिल्कुल उस मात्रा में या फिर उस रेंज में या फिर उस स्थिति में नहीं मिलेगी जिसमें अपने को चाहिए, जिसमें अपने को डिटेक्ट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा, लिखना, ये पॉइंट बना के जैसे मैं तुम्हारे को समझा रहा हूं वैसे लिखना। और क्या हो सकता है इसके अंदर, और क्या हो सकता है, देखो, और ये हो सकता है कि अगर यूरिन है, ये अपना क्या है, ये यूरिन है, ये यूरिन का सैंपल है, इसके अंदर अगर बैक्टीरिया होंगे, क्या होंगे, देखो ये यूरिन का सैंपल अपने पास में आया, सैंपल आने के बाद में अपन ने अगर 2 घंटे के अंदर अंदर इसका टेस्ट नहीं किया तो भैया ये क्या है, ये यूरिन का सैंपल है। अब अपन मान लेते हैं कि चलो इसके अंदर ग्लूकोज है, तो भैया अगर इसके अंदर ग्लूकोज है, प्रोटीन है, सेल्स है, ये सारी चीजें इसके अंदर होगी, क्रिस्टल्स होंगे, तो भैया क्या होगा, जो बैक्टीरिया होंगे वो बैक्टीरिया इनका यूज करने लग जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बैक्टीरिया इनका यूज करने लग जाएंगे, बैक्टीरिया उनको गेन करने लग जाएंगे, अपने फूड के रूप में उनको लेने लग जाएंगे, इंटेक करने लग जाएंगे, खाने लग जाएंगे, जिससे क्या होगा, ग्लूकोज अगर इसके अंदर हो भीगा तो वो कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और डिक्रीज होने के बाद में अगर अपन टेस्ट लगाएंगे तो भैया ग्लूकोज डिटेक्टेबल होगा ही नहीं, क्योंकि वो डिक्रीज हो गया, कम हो गया, तो फिर उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है, टेस्ट सही नहीं आएगा। तो दूसरे पॉइंट में ये लिखना है कि जो यूरिन का सैंपल है, उस यूरिन के सैंपल के अंदर अगर मान लेते हैं कि ग्लूकोज है या फिर उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, वो है, ठीक है, तो बहुत लंबे समय तक इसको पड़ा रखने से क्या होता है, या 2 घंटे से ज्यादा पड़ा रखने से क्या होता है, जो इन्वायरमेंट के बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया इनका फूड के रूप में यूज करने लग जाते हैं, जिससे भी ये चीजें क्या हो जाती है, ये कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। फिर उसके बाद में अगर ग्लूकोज का जो बेनेडिक्ट टेस्ट अपन लगाएंगे, उस टेस्ट के अंदर रिजल्ट सही नहीं आएगा, रिजल्ट सही शो नहीं करेगा, एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आएगा। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझना है, अच्छी तरीके से समझना है। अब देखो क्या होता है, तीसरा पॉइंट अपने को क्या समझना है, तीसरा पॉइंट भी समझो, देखो चीजें अच्छी तरीके से समझना और ये चीजें लिखना, तुम ये चीजें लिखना, बिल्कुल लिखोगे ना तभी तुम्हारे को समझ में आएगा, ठीक है ना। अब देखो देखो क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली मैंने आपको बहुत बार जो चीजें हैं समझा रखी है। ये अपना क्या है, ये ग्लोमेरुलस है, ये क्या है, ग्लोमेरुलस है, ये ब्लड सेल्स है, ये इसके अंदर क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है, क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है। तो देखो नॉर्मली क्या होता है, जब नॉर्मल रेंज के अंदर, जब नॉर्मल रेंज के अंदर ब्लड के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज अवेलेबल होता है और वो इस ग्लोमेरुलस में आता है और फिल्ट्रेशन होने के बाद में क्या होता है, वो वापस से रीऑब्जर्व हो जाता है, क्या हो जाता है, वापस से रीऑब्जर्व हो जाता है, क्योंकि वो नॉर्मल रेंज में आ रहा है, वो नॉर्मल रेंज में आ रहा है, वो वापस से रीऑब्जर्व हो जाता है। और रीऑब्जर्व होने का मतलब क्या है,
वो वापस से ब्लड सर्कुलेशन में मिल जाता है और ब्लड सर्कुलेशन में मिलके बॉडी के विभिन्न पार्टों तक, विभिन्न अंगों तक पहुंच जाता है। इसको बोलते हैं रीऑब्जर्वेशन। क्या होता है? रीऑब्जर्व हो जाता है, रीऑब्जर्व हो जाता है, वापस जहां से आया है उसी ब्लड के सर्कुलेशन में मिल जाता है और मिलके फिर बॉडी के विभिन्न अंगों तक पहुंच जाता है। ठीक है, ये रीऑब्जर्व हो जाता है। क्या हो जाता है? रीऑब्जर्व हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में देखो भैया, जो ब्लड है उस ब्लड के अंदर नॉर्मल रेंज के अंदर, अगर नॉर्मल रेंज के अंदर अगर ग्लूकोज आ रहा है तो ही उसको अपन डिटेक्ट कर पाएंगे। अब नॉर्मल रेंज कितनी होती है? नॉर्मल रेंज भी तुम याद रख लेना। देखो नॉर्मल रेंज होती है 500 मिलीग्राम। कितनी होती है? 500 मिलीग्राम पर 24 आवर, या फिर आप इसको ग्राम पर डीएल में बोलो तो 15 ग्राम पर डीएल। क्या? 15 ग्राम पर डीएल। ठीक है, तो अगर नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल रेंज में आ रहा है तो वो ग्लोमेरुलस से फिल्टर आउट होकर वापस से रीऑब्जर्व हो जाएगा, वापस से ब्लड सर्कुलेशन में मिल जाएगा और वापस चला जाएगा, है ना, बॉडी के विभिन्न ऑर्गनों तक। पर अगर इस रेंज से ज्यादा 500 मिलीग्राम पर 24 आवर या 15 मिलीग्राम पर डीएल के हिसाब से अगर ग्लूकोज ब्लड के अंदर आ रहा है तो क्या होगा? वो फिल्ट्रेशन के दौरान यूरिन में आने लग जाएगा, यूरिन में आने लग जाएगा। इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को अपन बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसूरिया। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसूरिया। जैसे अपन लोगों ने जब प्रोटीन पढ़ी थी तो अपन लोगों ने क्या बोला था कि नॉर्मल रेंज से अगर ज्यादा प्रोटीन अगर यूरिन के अंदर आ रहा है तो उस कंडीशन को अपन लोगों ने क्या बोला था? प्रोटीनूरिया बोला था ना। बिल्कुल उसी प्रकार से यहां पे इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? इस कंडीशन को बोलेंगे ग्लाइकोसूरिया। क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसूरिया। कि अगर नॉर्मल रेंज से देखो इस कंडीशन का मतलब है कि नॉर्मल रेंज के अंदर देखो क्या आ रहा है। देखो अपन ऐसे मान लेते हैं कि 500 मिलीग्राम पर डीएल या 15 मिलीग्राम पर डीएल नहीं होगा, यहाँ पे 24 आवर होगा, क्योंकि एक दिन के अंदर। देखो अगर इस रेंज के अंदर या इससे कम, इस रेंज में या इससे कम के अंदर अगर ब्लड के अंदर क्या आ रहा है? ग्लूकोज आ रहा है और सर्कुलेशन के दौरान वो यूरिन में आ रहा है, तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। और अगर इस कंडीशन से भैया 500 मिलीग्राम पर 24 आवर या फिर 15 मिलीग्राम पर 24 आवर से अगर ज्यादा क्या हो रहा है? अगर इस कंडीशन से अगर ज्यादा क्या आ रहा है? ज्यादा यूरिन आ रहा है, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? बताओ, किसी को पता है तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बताओ? उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? देखो उस कंडीशन को बोलेंगे हाइपरग्लाइसीमिया। क्या बोलेंगे? हाइपरग्लाइसीमिया। लिख लेता हूं, हाइपरग्लाइसीमिया बोलेंगे उस कंडीशन को। क्या बोलेंगे? हाइपरग्लाइसीमिया। तो कुल मिला के सीधी सी बात याद रखो कि अगर ग्लूकोज का पढ़ रहे हैं तो ग्लूकोज अगर नॉर्मल रेंज में आ रहा है, नॉर्मल रेंज कितनी होती है? 500 मिलीग्राम पर 24 आवर या फिर 15 मिलीग्राम पर डीएल या फिर इससे कम अगर ब्लड के अंदर क्या आ रहा है? प्रोटीन आ रहा है, सॉरी ग्लूकोज आ रहा है, तो भैया ये अगर ग्लूकोज नॉर्मल रेंज का है और मान लेते हैं कि किसी कारण से नॉर्मल रेंज वाला जो ग्लूकोज है वो यूरिन में आने लग जाता है, वैसे तो उसको डिटेक्ट कर ही नहीं पाते अपन, उसका पता ही नहीं कर सकते, पर इस कंडीशन को बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। और अगर इस रेंज से अगर क्या हो रहा है? इस रेंज से अगर ज्यादा आ रहा है 500 मिलीग्राम पर 24 आवर या 15 मिलीग्राम पर डीएल के हिसाब से, या इससे ज्यादा आ रहा है, तो उसको बोलेंगे हाइपरग्लाइसीमिया। क्या बोलेंगे? हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल उसमें भी देखो तुम जो प्रोटीन का पढ़ा था तो तुम उसमें भी हाइपर प्रोटीनूरिया उसको बोल सकते हो। देखो इसको समझ सकते हो तुम, इस तरीके से बोल सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल 3 पॉइंट मैंने अभी तक आपको बताए हैं। पहले पॉइंट में मैंने क्या बताया है कि 2 घंटे के दौरान क्या हो जाना चाहिए? टेस्ट हो जाना चाहिए। टेस्ट 2 घंटे के दौरान नहीं होगा भैया, तो उसके अंदर क्या होगा? जो ग्लूकोज अगर अवेलेबल होगी, अगर ग्लूकोज अवेलेबल होगी तो क्या हो जाएगा? उसमें जो क्या होने लग जाएगा? ग्लाइकोलाइसिस होने लग जाएगा, ग्लूकोज टूटने लग जाएगी, डिक्रीज होने लग जाएगी, उसका मेटाबॉलिज्म होने लग जाएगा, जिससे अपन टेस्ट बाद में करेंगे तो सही रिजल्ट नहीं आएगा।
दूसरा पॉइंट अपन लोगों ने क्या पढ़ा, दूसरा पॉइंट अपन लोगों ने क्या पढ़ा, बताओ दूसरा पॉइंट अपन लोगों ने क्या पढ़ा। दूसरा पॉइंट अपन लोगों ने ये पढ़ा है भैया कि अगर जो यूरिन है कौन सा, जो यूरिन है अपने वाला, उस यूरिन के अंदर आप लोगों को पता है कि ग्लूकोज अवेलेबल होती है। वैसे तो नॉर्मल रेंज वाले का तो डिटेक्ट नहीं कर सकते, पर अपन मान लेते हैं कि भैया अगर इसके अंदर ग्लूकोज अवेलेबल होगी, तो अगर भैया होगी और उसको अपन ने ज्यादा देर तक अगर 2 घंटे से ज्यादा उसको रख रखा है, तो उसमें क्या हो जाने लग जाएगा, जो इन्वायरमेंट के बैक्टीरिया हैं वो इसका फूड के रूप में यूज कर लेंगे, फूड के रूप में यूज कर लेंगे, तो वो डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, फिर अपन क्या है उसका पता नहीं लगा पाएंगे, रिजल्ट सही नहीं आएगा। तो ये पढ़ा। तीसरा अपन ने क्या पढ़ा कि नॉर्मल रेंज में, नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 500 मिलीग्राम पर 24 आवर या फिर 15 मिलीग्राम पर डीएल। इस रेंज में या इससे कम रेंज में, इस रेंज में या इससे कम रेंज में अगर ब्लड के अंदर क्या आ रहा है, ग्लूकोज आ रहा है, और ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्ट्रेशन के दौरान क्या होता है, वो रीऑब्जर्व हो जाता है। क्या हो जाता है, रीऑब्जर्व हो जाता है। अगर इस रेंज में या इससे कम रेंज में अगर ग्लूकोज आता है, तो उस कंडीशन को बोला जाता है ग्लाइकोसूरिया। और इस कंडीशन से अगर ज्यादा 500 मिलीग्राम पर 24 आवर या 15 मिलीग्राम पर डीएल के हिसाब से अगर ज्यादा क्या आता है, ग्लूकोज आता है ब्लड के अंदर, और वो यूरिन के अंदर आने लग जाता है, उस कंडीशन को बोला जाता है हाइपरग्लाइसीमिया। क्या बोला जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया, है ना। तो इस तरीके से मैंने तुम्हारे को 3 तुम्हारे को समझा दिए हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। तो ये चीजें तुम ध्यान रखो, ये चीजें तुम ध्यान रखो। अब देखो और एक चीज और समझ लो, तुम समझ नहीं पाओगे, तुम समझ नहीं पाओगे, थोड़ा सा एक चीज और समझ लो, वैसे समझा देता हूं। देखो यहां पे मैंने एक वर्ड यूज किया है, हाइपरग्लाइसीमिया। क्या यूज किया है, हाइपरग्लाइसीमिया। क्या है, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया। अब देखो ये जो हाइपरग्लाइसीमिया है, ये मैंने ग्लूकोज में मैंने तुम लोगों को क्या बताया है, ग्लूकोज का जो नॉर्मल रेंज कितना बताया है, मैंने नॉर्मल रेंज बताया है 500 मिलीग्राम पर 24 आवर। क्या होता है, 500 मिलीग्राम पर 24 आवर, या फिर ग्राम पर डीएल में देखो तो 15 मिलीग्राम पर डीएल क्या होता है। तो भैया देखो हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब क्या है और ग्लाइकोसूरिया का मतलब क्या है। देखो अगर इस रेंज में, ये क्या है, नॉर्मल रेंज है, ये क्या है, नॉर्मल रेंज है ना। तो इस रेंज में या फिर इतना ही या इससे कम, देखो इतना ही या इससे कम अगर ग्लूकोज आ रहा है, किस में आ रहा है, ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेशन के दौरान यूरिन में आ रहा है, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। तो सीधा सा लिख लेना है कि अगर यूरिन के अंदर 500 मिलीग्राम पर 24 आवर या 15 मिलीग्राम पर डीएल जो ग्लूकोज है यूरिन के अंदर आ रहा है या इससे कम आ रहा है, उस कंडीशन को बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसूरिया। अगर इससे ज्यादा आ रहा भैया, इससे दूसरी परिभाषा में हाइपरग्लाइसीमिया के लिए क्या बोलेंगे कि 500 मिलीग्राम पर 24 आवर या 15 मिलीग्राम पर डीएल से अधिक अगर ग्लूकोज यूरिन में आ रहा है, उस कंडीशन को बोलेंगे हाइपरग्लाइसीमिया। अब इसी कंडीशन को बिल्कुल रिलेट कर सकते हो तुम प्रोटीन वाले के साथ में। क्या, प्रोटीन वाले के साथ में। प्रोटीन के अंदर अपन लोगों ने क्या बोला था, 150 मिलीग्राम पर 24 आवर बोला था। क्या बोला था, 150 मिलीग्राम पर 24 आवर, कि 150 मिलीग्राम पर 24 आवर अगर इतना प्रोटीन अगर यूरिन के अंदर आता है या इससे कम आता है, उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रोटीनूरिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोटीनूरिया बोलेंगे। और अगर इस रेंज से अगर ज्यादा आ जाएगा तो उसको बोलेंगे हाइपर प्रोटीनूरिया। क्या बोलेंगे, हाइपर प्रोटीनूरिया। एक तरीके से जब बोल सकते हो, है ना, वैसे ऐसा कोई वर्ड उसमें होता नहीं है, पर ऐसे रिलेट कर सकते हो, तुम पढ़ सकते हो, याद रख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे तुम याद कर सकते हो, ठीक है, ये लिख लेना। अब देखो 2-3 बातें और याद रखो, इसके अंदर 2-3 बातें और याद रखो। देखो जब तक नॉर्मल रेंज के अंदर, अगर नॉर्मल रेंज के अंदर आप लोगों का जो ग्लूकोज है वो यूरिन में आएगा, तो उसका अपन डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, उसको अपन डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। चाहे टेस्ट लगा लो तुम,
टेस्ट से भी तुम्हारे को पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर कितनी रेंज में जो ग्लूकोज है वो अवेलेबल है। तुम केवल इतना बता पाओगे कि हाँ भैया ग्लूकोज अवेलेबल है, और कभी कभार तो इतना भी पता नहीं चलता कि ग्लूकोज अवेलेबल है या नहीं है। तो सीधा सा कहने का मतलब यही है कि नॉर्मल रेंज कितनी, 500 मिलीग्राम पर 24 आवर या फिर 15 मिलीग्राम पर डीएल, इतना या फिर इतने से कम अगर ग्लूकोज यूरिन में आ रहा है तो उसको तुम डिटेक्ट नहीं कर पाओगे टेस्ट से। अगर उस कंडीशन से ज्यादा अगर हाइपरग्लाइसीमिया वाली कंडीशन बन रही है तभी तुम टेस्ट को लगा के उसको डिटेक्ट कर पाओगे कि इतना जो ग्लूकोज है वो किस में आ रहा है, वो आ रहा है अपने यूरिन में। तो तभी तुम केवल उसका पता लगा पाओगे, उसको डिटेक्ट कर पाओगे। समझ में आ गया? तो क्या है, कुल मिला के एक लाइन लिख लेना कि यूरिन के अंदर जो ग्लूकोज आ रहा है वो अगर डिटेक्टेबल अमाउंट में आएगा तभी उसको अपन डिटेक्ट कर पाएंगे। डिटेक्टेबल अमाउंट के आगे कोष्टक में लिख देना 15 मिलीग्राम पर डीएल से अधिक या फिर 500 मिलीग्राम पर 24 आवर से अधिक। ठीक है, ये इतना लिख देना। और ये जो 500 मिलीग्राम 24 आवर मैंने बताया है ये एक दिन का है। एक दिन के अंदर 500 मिलीग्राम पर 24 आवर का मतलब यही होता है कि एक दिन के अंदर तुम्हारा नॉर्मल रेंज कितना होता है, 500 मिलीग्राम तुम्हारा यूरिन के अंदर ग्लूकोज निकल सकता है। कितना? 500 मिलीग्राम, या फिर ग्राम पर डीएल में देखो तो 15 ग्राम पर डीएल, इतना तुम्हारा निकल सकता है। ये एक दिन का है। ठीक है, ये एक दिन का बताया है। ठीक है, और अगर इससे ज्यादा आ रहा है एक दिन के अंदर, इससे ज्यादा आ रहा है तो उसको बोलेंगे हाइपरग्लाइसीमिया। और उस कंडीशन में अपन क्या कर सकते हैं, टेस्ट से उसका पता लगा सकते हैं कि कितनी रेंज में आ रहा है। ठीक है, अगर इस रेंज में आएगा तो उसका कोई पता नहीं लगा सकते। तो समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। अब देखो चलो ये तो तुम लोगों को समझ में आ गया, ये तो मैंने बहुत पहले भी तुम लोगों को समझा रखा था। अब देखो ये जो टेस्ट होते हैं, ये केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ ग्लूकोज, जो ग्लूकोज से रिलेटेड जो टेस्ट लगाए जाते हैं किसी पेशेंट में, तो कौन कौन से पेशेंटों में लगाए जाते हैं, कौन कौन से पेशेंटों में ये टेस्ट लगाए जाते हैं। तो देखो अगर कोई डायबिटीज मेलाइटस, क्या है, डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस, अगर कोई डायबिटीज मेलाइटिस से ग्रसित कोई पेशेंट है, डायबिटीज मेलाइटिस से ग्रसित कोई पेशेंट है, तो उस पेशेंट के ग्लूकोज का क्या लगाया जाता है, टेस्ट लगाया जाता है। उसका जो यूरिन होता है उस यूरिन के एग्जामिन से पता किया जाता है कि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर जो ग्लूकोज आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ऐसा ग्लूकोज को देख के अपन पता लगा सकते हैं जो डायबिटीज मेलाइटिस वाले व्यक्ति होते हैं, या फिर जो अज्ञात डायबिटीज मेलाइटिस, यानी किसी कोई पेशेंट ऐसा है जिसको पता नहीं है कि मेरे डायबिटीज मेलाइटिस है, मेरे मधुमेह रोग है, शर्करा रोग है, अब पता नहीं है उसको, तो उसके अपन कौन सा टेस्ट करेंगे, उसके टेस्ट करेंगे ग्लूकोज वाला, जिससे पता लग जाएगा कि इसके डायबिटीज मेलाइटिस है या नहीं है। कैसे पता लगेगा वो भी समझ लो। तो टेस्ट किन किन के लगाए जाते हैं कि ऐसा कोई पेशेंट, ऐसा कोई पर्सन, या तो उसको पता नहीं हो कि मेरे डायबिटीज मेलाइटिस है, या फिर अगर किसी को पता भी हो कि मेरे डायबिटीज मेलाइटिस है तो उसका पता करने के लिए अपन क्या लगाते हैं, ग्लूकोज वाले टेस्ट लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, देखो क्या होता है। जैसे अपन मान लेते हैं, मैं आपको समझाता हूं अच्छी तरीके से। जैसे ये क्या है, ये क्या है, ये कोई पेशेंट है, ये क्या है, ये पेशेंट है, ये पेशेंट है, ये पेशेंट आया डॉक्टर के पास में, डॉक्टर के पास में आया। अब भैया ये जो पेशेंट है, आप लोगों को पता है कि इस पे अपना जो कोई भी पर्सन होता है, कोई भी व्यक्ति मानव होता है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, उसके अंदर जो उसके अंदर क्या होता है, जो एक ऐसा प्राइमरी सब्सटेंस होता है जिसके माध्यम से वो एनर्जी लेता है। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो प्राइमरी सब्सटेंस कौन सा होता है, वो होता है ग्लूकोज। क्या होता है, ग्लूकोज ऐसा सब्सटेंस होता है जिससे अपन एनर्जी लेते हैं, इसको एनर्जी के रूप में यूज करते हैं। अब ग्लूकोज के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, बहुत सारे स्रोत होते हैं जिनसे तुम ग्लूकोज को इंटेक करते हो, खाते हो, और बॉडी में जाने के बाद में उस ग्लूकोज को तुम क्या करते हो, कार्य करने के लिए, वर्क करने के लिए उसको यूज करते हो, है ना, यूज करते हो। कुल मिला के किस चीज में, एनर्जी के रूप में। एनर्जी का प्राइमरी सब्सटेंस क्या है, ग्लूकोज है। प्राइमरी सब्सटेंस का मतलब यह है कि अगर अपनी बॉडी के अंदर ग्लूकोज अवेलेबल है,
ग्लूकोज अवेलेबल है, तो बॉडी सबसे पहले ग्लूकोज का यूज करेगी। किसके लिए? एनर्जी के लिए। कुछ भी काम करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, सबके अंदर क्या होता है? ग्लूकोज का यूज होता है बॉडी के अंदर, और ग्लूकोज होती है बॉडी के अंदर। अगर अपन मान लेते हैं कि ग्लूकोज अगर किसी की बॉडी में नहीं है, या फिर उसके क्या हो गया है, मधुमेह रोग हो गया है, डायबिटीज मेलाइटिस हो गया है, तो क्या होता है? उसके अंदर ग्लूकोज तो होता है, पर क्या हो जाता है? इंसुलिन की कमी हो जाती है। अब भैया जो ये ग्लूकोज बॉडी के अंदर होता है, कुल मिला के जो इंसुलिन होता है, जो इंसुलिन होता है, ये इंसुलिन क्या करता है? ये इंसुलिन ही इस ग्लूकोज का क्या करता है? एक तरीके से तुम मान सकते हो कि इसका मेटाबॉलिज्म करता है, इसको एटीपी के रूप में चेंज करता है। किसके रूप में चेंज करता है? एटीपी के रूप में चेंज करता है। या फिर तुम ऐसे मान सकते हो कि जैसे मान लो कि ये जो अपन भोजन कर रहे हैं, जो ग्लूकोज को अंदर ले रहे हैं, वो ग्लूकोज अंदर अपन लेंगे तो वो एक तरीके से कच्चे पदार्थ के रूप में अंदर लिया है। अपन लोगों ने क्या किया है? कच्चा पदार्थ के रूप में अंदर लिया है। अब भैया इसको पक्का कर देंगे। कौन करेगा पक्का? इंसुलिन करेगा। पक्का करने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो भी बदलाव करने हैं, जो भी इसको अच्छी तरीके से क्या करना है, इसका निचोड़ निकालना है, और इसको क्या करना है? बिल्कुल खाने योग्य बनाना है। क्या बनाना है? खाने योग्य बनाना है। तो यूज करने योग्य बनाने के लिए काम कौन करता है? जिम्मेदार कौन है? इंसुलिन है। ठीक है। अगर इंसुलिन नहीं होगा तो फिर अपने बॉडी के अंदर ग्लूकोज चाहे कितना भी पड़ा रहो, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो यूज ही नहीं हो पाएगा। यूज क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि इंसुलिन की कमी होगी, है ना। तो इसी इंसुलिन की कमी को क्या बोला जाता है? इसी इंसुलिन की कमी को बोला जाता है डायबिटीज मेलाइटस। क्या बोला जाता है? मधुमेह रोग। क्या बोला जाता है? मधुमेह रोग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मधुमेह रोग, जिसे डायबिटीज मेलाइटिस बोलते हैं। ठीक है। क्या हुआ? डायबिटीज मेलाइटिस में क्या होता है कि बॉडी का प्राइमरी सब्सटेंस क्या होता है? ग्लूकोज होता है, और उस ग्लूकोज को यूज करने के लिए इंसुलिन की आवश्यकता होती है बॉडी में। पर बॉडी में भैया ग्लूकोज तो बहुत सारा पड़ा है, पर इंसुलिन की कमी हो गई, क्योंकि इंसुलिन ही क्या करता है? इस कच्चे पदार्थ को क्या करता है? पक्के पदार्थ में चेंज करता है, इसको खाने योग्य, यूज करने योग्य बनाता है। अब खाने योग्य का मतलब ये मत समझ लेना कि अभी बॉडी से बाहर है, ये बॉडी के अंदर है ना। इसको यूज करने योग्य बनाता है इंसुलिन, है ना। इसका निचोड़ निकालता है, कुल मिला के इसको क्या करता है? इसका मेटाबॉलिज्म करता है। ठीक है। तो क्या हो गया? इंसुलिन की कमी हो गई, तो ग्लूकोज चाहे बॉडी में कितना भी पड़ा रहो, उसका यूज नहीं हो पाएगा, और इसी कंडीशन को बोलते हैं ग्लूकोज, वो बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटिस, यानी मधुमेह रोग। अब देखो बात क्या है भैया, इसका यूज नहीं कर पा रहा है क्योंकि इंसुलिन की कमी हो जाएगी, तो फिर बॉडी काम तो करेगी ना, बॉडी तो कहीं ना कहीं से काम करेगी ना, तो बॉडी को तो एनर्जी चाहिए ना। तो फिर बॉडी क्या करती है? अपनी बॉडी के जो बॉडी के अंदर फैट होता है और मसल्स होती हैं, बॉडी के अंदर फैट और मसल्स होती है। फैट यानी चर्बी होती है, और मसल्स मांसपेशियां होती है। बॉडी क्या करती है? ये क्या होते हैं? सेकेंडरी सब्सटेंस होते हैं एनर्जी के। एनर्जी के सेकेंडरी सब्सटेंस होते हैं। प्राइमरी कौन है? ग्लूकोज है। पर भैया ग्लूकोज का तो यूज नहीं हो पाएगा, क्योंकि व्यक्ति के क्या हो गया? मधुमेह रोग हो गया, इंसुलिन की कमी हो गई। तो फिर बॉडी क्या करेगी? एनर्जी करने के लिए तो उसको एनर्जी तो चाहिए होगी ना, वर्क करने के लिए, काम करने के लिए। अपन चलते हैं, खाते हैं, उड़ते पीते हैं, तो उन सभी कामों के लिए एनर्जी यूज होती है। तो फिर बॉडी क्या करेगी? फैट का और जो मसल्स होगी उनका यूज करने लग जाएगी, उनकी बर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बर्निंग होना। जो बॉडी के अंदर जितना भी फैट जमा हुआ है, जितना भी चर्बी जमी हुई है, उसका यूज होने लग जाएगा, और मसल्स जो मांसपेशियां हैं वो भी बर्न होना स्टार्ट हो जाएंगी, उनका यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि बॉडी क्या कर रही है? यूज कर रही है इनका किस रूप में? एनर्जी के रूप में, क्योंकि ग्लूकोज का यूज नहीं कर पा रहे। तो इसका जब फैट और मसल्स का यूज होने लग जाता है भैया, तब क्या होता है? बॉडी बहुत ज्यादा पतली हो जाती है। या फिर तुम बोल सकते हो कि बॉडी कीटोन बॉडी बन जाती है। कीटोन बॉडी। कीटोन बॉडी का मतलब क्या होता है? कीटोन बॉडी बेसिकली कब बनती है? कीटोन बॉडी तब बनती है जब अपन बहुत लंबे समय तक खाना खाना बंद कर देते हैं। क्या कर देते हैं? खाना खाना बंद कर देते हैं, भोजन खाना बंद कर देते हैं। तब क्या होती है? कीटोन बॉडी बन जाती है। कीटोन बॉडी बनने का मतलब क्या है? क्यों बनती है? इसीलिए बनती है क्योंकि बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज होता है, तो भैया खाना ही नहीं खा रहे हैं तो ग्लूकोज तो अंदर जा ही नहीं रहा, ग्लूकोज तो अंदर जा ही नहीं रहा। और फैट क्या होता है? फैट और मांसपेशियां क्या होती है? फैट बहुत लंबे समय तक अपनी बॉडी के अंदर जमा हुआ रहता है। जो अपनी स्किन के लेयर होती है उसके जस्ट नीचे, जो सबसे नीचे होता है, उसके अंदर फैट जमा हो रहता है। अपन बोलते हैं ना कि चर्बी है, ये तो चर्बी जम गई इसके, तो वो फैट जमा रहता है। तो ग्लूकोज तो अंदर जा ही नहीं रहा, खाना खा ही नहीं रहे, बहुत लंबे समय तक भूखे रह रहे हैं, तो फिर भैया ग्लूकोज अंदर नहीं जा रहा,
तो फिर बॉडी क्या करेगी, बॉडी ये करेगी फैट और मांसपेशियों का यूज करने लग जाएगी, जिससे फैट और मांसपेशियों का यूज होगा तो वो बर्न हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज होने लग जाएगी और बॉडी पतली हो जाएगी। इसीलिए तुम देखोगे कभी कभार क्या होता है, जो मधुमेह से ग्रसित व्यक्ति होते हैं, जिनके क्या है शुगर है, शुगर वाले पेशेंट आपको दुबले पतले दिखाई देंगे, एकदम लकड़ी के जैसे दिखाई देंगे। ठीक है, ये कारण है। अब देखो मेन बात क्या है, मेन अपन ग्लूकोज बढ़ रहे हैं, ग्लूकोज में अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन लोगों ने ये देखा है कि ग्लूकोज का जो टेस्ट होता है डायबिटीज मेलाइटिस वाले व्यक्तियों में लगाया जाता है, या अज्ञात डायबिटीज मेलाइटिस है किसी को, उसको पता नहीं है कि मेरे डायबिटीज मेलाइटिस है, मेरे मधुमेह रोग है, शर्करा रोग है, कौन सा है, मेरे शुगर है, पता ही नहीं है उसको, तो उनमें कौन सा टेस्ट लगाया जाता है, ग्लूकोज टेस्ट लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है देखो क्यों लगाया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पर्सन आया, ये तो मैंने नॉर्मल कंडीशन आप लोगों को समझाई है, ऐसे होता है ना। अब जैसे मान लेते हैं कि ये पर्सन है ना, ये पर्सन आया हमारे पास में, ये डॉक्टर के पास में ये पर्सन गया, ठीक है, ये पर्सन गया डॉक्टर के पास में और इसने बोला कि सर, इसने क्या किया, यूरिन का सैंपल दिया और सैंपल के अंदर क्या हो रहा है, सैंपल के अंदर ऐसे लग रहा है कि इसके ग्लूकोज निकल रहा है ना, ग्लूकोज आ रहा है यूरिन के अंदर। अब भैया इसके अपन कौन सा टेस्ट करेंगे, इसके टेस्ट करेंगे बेनेडिक्ट टेस्ट, या फिर ग्लूकोज से रिलेटेड और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उनका पता लगाने के लिए वो टेस्ट लगाए जाते हैं। तो देखो ये टेस्ट क्यों करेंगे, ग्लूकोज वाला टेस्ट क्यों करेंगे, क्योंकि अपन देखेंगे इसका जो यूरिन होगा उसको जब अपन एग्जामिन करेंगे तो एग्जामिन के दौरान अगर इसके यूरिन के अंदर क्या पाया जाता है, अगर ग्लूकोज पाया जाता है, अगर ग्लूकोज उसके अंदर पाया जाता है, ग्लूकोज अगर क्या होता है प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज उस यूरिन के अंदर अगर प्रेजेंट होता है तो प्रेजेंट हो गया, इसका मतलब सीधी सी बात क्या होगी कि भैया इसके शुगर हो सकती है, मधुमेह रोग हो सकता है। कैसे हो सकता है, किस वजह से, क्या केवल यूरिन के अंदर ग्लूकोज आ गया इस वजह से तुम बोल सकते हो क्या कि इसकी शुगर है, इसी वजह से बोल सकते हो क्या, नहीं बोल सकते। देखो कैसे बोलेंगे फिर, कारण क्या है बोलने का कि इसके शुगर हो सकती है, आपने ये नहीं बोला कि इसकी शुगर है। देखो कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि भैया देखो ग्लूकोज कितना होता है बॉडी के अंदर नॉर्मल ग्लूकोज कितना निकल सकता है एक दिन के अंदर, तो वो निकल सकता है 500 मिलीग्राम पर 24 आवर, और या फिर अपन ग्राम पर डीएल में देखें तो 15 ग्राम पर डीएल निकल सकता है, इतना निकल सकता है। तो भैया देखो इतना निकल सकता है और ग्लूकोज का इसका टेस्ट किया है और ग्लूकोज प्रेजेंट हो गया, तो इसका मतलब सीधा सा मतलब क्या हुआ, सीधा सा मतलब तो यही हुआ ना कि जो ग्लूकोज जो यूरिन के अंदर आया है, सबसे पहली बात तो वो इस रेंज से ज्यादा आया है, क्योंकि इस रेंज में या इस रेंज से कम आता तो उसको तो अपन डिटेक्ट ही नहीं कर पाते, उसका तो पता ही नहीं चलता। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि जो ग्लूकोज उसके यूरिन में प्रेजेंट हुआ है, टेस्ट लगाने के बाद में अपने को पता चला है कि भैया हाँ ग्लूकोज प्रेजेंट है, और इस आधार पे अपन थोड़ा सा बोल सकते हैं कि भैया इसके क्या हो सकता है, मधुमेह रोग, शर्करा रोग हो सकता है ना, डायबिटीज मेलाइटिस हो सकता है। क्यों हो सकता है, किस आधार पे बोला, क्योंकि देखो इस आधार पे बोला कि नॉर्मल रेंज तो 500 मिलीग्राम पर 24 आवर और 15 मिलीग्राम पर डीएल होती है। तो कुल मिला के पहली बात तो ये कंफर्म हो गई कि जो यूरिन के अंदर जो ग्लूकोज आया है वो इस रेंज से ज्यादा आया है, क्योंकि तभी अपन उसको डिटेक्ट कर पाए, वरना तो अपन उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाते। मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि नॉर्मल रेंज या नॉर्मल रेंज से कम अगर ग्लूकोज यूरिन में आ रहा है तो उसको अपन पता नहीं लगा सकते। तो कुल मिला के बात ये एक कंफर्म हो गई कि इस रेंज से ज्यादा आया है, मतलब कौन सी कंडीशन बन गई, हाइपरग्लाइसीमिया वाली कंडीशन इसके है, ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया वाली कंडीशन है। अब भैया इस रेंज से अगर ज्यादा इसके ग्लूकोज आया है तो सीधा सा मतलब ये निकलेगा ना कि भैया इसका मतलब इसकी बॉडी के अंदर क्या है, इसके ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर क्या है, ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है, क्या है, ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है। और ग्लूकोज की मात्रा अगर ज्यादा है तो भैया सीधा सा अपन अनुमान लगा सकते हैं, या फिर और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिनको करके अपन कन्फर्म कर सकते हैं, पर अपन एक अनुमान लगा सकते हैं कि भैया ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है, तभी तो वो यूरिन के थ्रू बाहर आ रही है, क्या आ रही है, यूरिन के थ्रू बाहर आ रही है, क्योंकि ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है। और ज्यादा मात्रा क्यों है, ज्यादा मात्रा इसलिए है क्योंकि इसके कहीं ना कहीं पे बॉडी के अंदर क्या हुआ है, इंसुलिन है, कहीं ना कहीं पे कम हुआ है, इंसुलिन की मात्रा कम है, क्या है, इंसुलिन की मात्रा कम है, तभी इसी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, तभी इसकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है उसका यूज नहीं हो पा रहा है, और इसकी बॉडी में क्या हो रहा है, ग्लूकोज बढ़ रहा है, और ग्लूकोज बढ़ रहा है तो भैया वो फिर यूरिन के माध्यम से बाहर तो आएगा ही ना। तो बॉडी के अंदर अगर नॉर्मल रेंज से ज्यादा कोई भी चीज अगर बढ़ जाती है तो वो क्या होती है, अपने लिए अनावश्यक पदार्थ होती है, वेस्ट मटेरियल होता है,
तो उसको फिर कहीं ना कहीं से तो बाहर निकालना ही पड़ेगा ना, तो वो इसीलिए यूरिन से बाहर आ रही है। क्या हो रही है? यूरिन के साथ में वो बाहर आ रही है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि इसका मतलब भैया इसके क्या है, इस व्यक्ति के क्या है, इस व्यक्ति के क्या है, इस व्यक्ति के डायबिटीज मेलाइटस है। क्या बोल सकते हैं? डायबिटीज मेलाइटस है। और अज्ञात व्यक्तियों में भी इस प्रकार टेस्ट लगा के पता कर सकते हैं कि इसके भी डायबिटीज मेलाइटस है या नहीं है। और डायबिटीज मेलाइटस वाले व्यक्तियों में भी क्या होता है, ग्लूकोज का टेस्ट इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि इससे पता चल जाता है, एवरेज पता चल जाता है कि हाँ भैया इसके डायबिटीज मेलाइटस है, कितना है, कैसे है, वो इससे पता चल जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बात क्या हुई, अज्ञात व्यक्तियों में कैसा पता लगाया, अज्ञात व्यक्तियों में सीधा कैसे पता लगाया। ग्लूकोज का टेस्ट क्यों लगाते हैं अज्ञात डायबिटीज मेलाइटिस पेशेंटों में, कि उनको पता ही नहीं है कि मेरे डायबिटीज हो रखी है, तो उनमें कौन सा टेस्ट लगाते हैं, ग्लूकोज से रिलेटेड टेस्ट लगाते हैं। जैसे अपन मान लेते हैं कि बेनेडिक्ट टेस्ट ही लगाते हैं, और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं वो भी लगा सकते हैं, पढ़ेंगे अपन आगे। पर क्या होता है उनमें, ये होता है कि जैसे एक पर्सन आया अपने पास में, अपन ने क्या किया, अपन ने उसका टेस्ट लगाया, उसके यूरिन का टेस्ट किया अपन लोगों ने, और टेस्टिंग के दौरान क्या पाया गया कि उसके यूरिन में क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है। अब भैया जैसे ही अपने को पता चला कि इसके यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो एक अपन ने अनुमानित ऐसे बोल दिया कि हाँ भैया तेरे डायबिटीज, तेरे शुगर हो सकती है, डायबिटीज मेलाइटिस हो सकता है, तेरे शुगर की हो सकती है। अगला बंदा बोलेगा सर कैसे हो सकती है शुगर, आपने तो यूरिन का टेस्ट किया, आपने ग्लूकोज पाने से ही ऐसे क्यों बोल दिया कि मेरे शुगर हो सकती है। अगला ये भी बोल सकता है। तो फिर अपन उसको ये समझा सकते हैं कि भैया देखो क्या है, तेरे ग्लूकोज पाया गया है यूरिन के अंदर, इसका मतलब पहला मतलब तो यह है कि भैया जो ग्लूकोज तेरी बॉडी से आ रहा है वो ग्लूकोज नॉर्मल रेंज से ज्यादा तेरी बॉडी में है ग्लूकोज, इसीलिए वो बाहर आ रहा है किसी ना किसी माध्यम से, तो वो ये यूरिन के थ्रू बाहर आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, सीधा सा मतलब ये हुआ कि तेरी बॉडी के अंदर, तेरे ब्लड के अंदर 500 मिलीग्राम पर 24 आवर, ये जो एक दिन में निकलने वाला ग्लूकोज होता है यूरिन के थ्रू, और ये 15 ग्राम पर डीएल ये यूरिन है, इस रेंज से अगर ज्यादा आता है तभी हम उसको पता लगा सकते हैं। तो इसका मतलब पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि भैया तेरे इस रेंज से ज्यादा ग्लूकोज बॉडी में है, तभी वो बाहर आ रहा है, तभी हम उसको डिटेक्ट कर पाए। अगर इतना आता है या इससे कम आता तो उसका पता ही नहीं चलता, तो हम तेरे को नहीं बोलते कि तेरे डायबिटीज मेलाइटिस है। तो इस रेंज से ज्यादा है पहली बात तो, ठीक है। अब इस रेंज से ज्यादा है, इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि तेरी बॉडी के अंदर क्या है, ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है, ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है, और ज्यादा है तभी तो वो यूरिन के थ्रू बाहर आ रही है। और ज्यादा है इसका मतलब क्या हुआ है भाई, तेरा जो बॉडी है ग्लूकोज का यूज नहीं कर पा रहा है, कहीं ना कहीं पे यूज नहीं कर पा रहा है, तभी तो वो ज्यादा हुआ। और यूज क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि तेरी बॉडी के अंदर इंसुलिन की क्या हो गई है, कहीं ना कहीं पे कमी हो गई है, और कमी हो गई है तभी तो भैया इंसुलिन की कमी को ही तो मधुमेह रोग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मधुमेह बोला जाता है, डायबिटीज मेलाइटिस बोला जाता है। तो इस तरीके से हमने अनुमानित तेरे को बताया है कि तेरे क्या होगा, डायबिटीज मेलाइटिस हो सकता है। फिर बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जो कंफर्मेशन करने के लिए किए जाते हैं, वो टेस्ट भी कर सकते हो, क्रॉस टेस्ट भी कर सकते हो, तो वो फिर करके उसको कंफर्म बता दिया जाता है कि भैया तेरे शुगर है और तेरे इतनी शुगर है, ये ऐसे बता दिया जाता है। तो अज्ञात व्यक्तियों में इस प्रकार से क्या किया जाता है, ग्लूकोज के ये टेस्ट किए जाते हैं, और ज्ञात व्यक्तियों में भी क्या किया जाता है, ग्लूकोज के ही यही टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों अगर क्लास के अंदर पढ़ाया गया, अगर क्लास के अंदर बताया गया सभी अगर अच्छी तरीके से समझ में आया है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचे और तुम्हारे को सही, सटीक और जेन्युइन जानकारी देखने को मिले। और दोस्तों कल अपन पहला टेस्ट स्टार्ट करेंगे इस ग्लूकोज के अंदर, वो अपन पढ़ेंगे बेनेडिक्ट टेस्ट। क्या पढ़ेंगे, बेनेडिक्ट टेस्ट पढ़ेंगे। आज तो अपन लोगों ने नॉर्मल चीज़ें देखी है कि ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, नॉर्मल चीज़ें देखी है, एक भूमिका अपन लोगों ने समझी है, मैंने समझा दिया है। कल अपन टेस्ट पहला स्टार्ट कर देंगे, कल पहला टेस्ट अपन पढ़ेंगे, तो बिल्कुल आज ही उसकी हेडिंग डाल लो, बेनेडिक्ट टेस्ट। ठीक है, बेनेडिक्ट टेस्ट ग्लूकोज के एग्जामिन के लिए लगाया जाता है, केमिकली एग्जामिन किया जाता है। ठीक है, कल अच्छे तरीके से बता दूंगा, पढ़ा दूंगा, समझा दूंगा और लिखवा दूंगा। और बिल्कुल जो मैंने ये आज समझाया है, क्लास को देखना, अच्छी तरीके से देखना, समझना और समझ के इसको लिख लेना। लिखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, नहीं लिखोगे तो देखो अभी तो मैंने तुम लोगों को समझा दिया तो तुम्हारे समझ में भी आ गया होगा, तुम लोगों के दिमाग में भी थोड़ा बहुत बैठ गया होगा, पर बाद में देखो बहुत समय बाद में क्या होगा, तुम इन चीज़ों को भूल जाओगे, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जब तुम इनको प्रॉपर पढ़ते रहोगे, रीड करते रहोगे तो तुम्हारे को याद रहेगा, वरना ये दिमाग से निकल जाती है, हमारे भी निकल जाती है।
तो देखो प्रॉपर पढ़ने के लिए बार बार में रीडिंग लगाने के लिए तुम्हारे पास में नोट्स होना आवश्यक है। तो बिल्कुल रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि नोट्स बना लेना, कॉपी में लिख लेना। मैंने जिस भी तरीके से मैंने जो भी मुंह से बोला है अपने इस क्लास में, बिल्कुल वो बनाना, वो लिखना, उसको इजी लैंग्वेज में तुम लिखना, तुम्हारी लैंग्वेज में लिखना, ताकि तुम्हारे आगे काम में आए। ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा है, क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइए, है ना। और वीडियो को शेयर जरूर कर दो। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल के बटन पर सेलेक्ट कर लो, ताकि इसी प्रकार आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचे और तुम्हारे को सही, सटीक और जेन्युइन जानकारी देखने को मिले। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।